तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाउड कब बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो आपने देखा कि सी और लैंड इसकी अनइवन हीटिंग होती है अल्बिडो के कारण से, और सन जनरली लैंड पर हाई प्रेशर बन रहा है, और जैसे यहां पर आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि सी के ऊपर लो प्रेशर बन रहा है। तो जब एयर यहां से समुद्र की तरफ आ रही है, ये लो प्रेशर बनने के कारण से, क्योंकि यहां हीटिंग हो रही है, क्योंकि काफी ज्यादा रेडिएशन एब्सॉर्ब हो रहा है, तो गर्म हवा अपने साथ काफी सारा मॉइस्चर लेके लिफ्ट होती है, और ये लिफ्ट होती हुई हवा जब कम घने एटमॉस्फेयर से गुजरती है, ऊपर की तरफ उठती है, एटमॉस्फेयर कम घना होता जाता है, तो ये एक्सपांड होती चलती है, और जब ये एक्सपांड होती है तो साथ साथ इसमें कूलिंग भी होती है, और एक लेवल पर जाकर के कूलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वाटर की जो वेपर है वो कंडेंस होने लगती है और प्रिसिपिटेट हो जाती है। जब ये प्रिसिपिटेट होती है तो उस दौरान ये अपनी बहुत हीट को लिबरेट कर देती है, जो कि स्पेस में चली जाती है, और इस कारण से अब बची हुई हवा कंपैरेटिवली ठंडी और ड्राई हो जाती है। ये ठंडी हवा भारी होने के कारण फॉल करती है, नीचे की तरफ गिरती है, और साथ ही साथ ये कंप्रेस होती है। कंप्रेशन के कारण यहाँ पर कुछ वार्मिंग होती है। तो अब ये हवा वार्म है और ड्राई है। ये वार्म एंड ड्राई एयर अगेन सीवर्ड साइड में बहती है, और फिर अगेन मॉइस्चर लेकर के ये वापस ऊपर की तरफ उठेगी। इस तरीके से ये एक साइकिल कंप्लीट होती है। अगर हम क्लाउड फॉर्मेशन की बात करें कि किस तरीके से क्लाउड फॉर्म होता है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जब कोई एयर पार्सल जो कि अपने आसपास के वातावरण से कुछ गर्म होता है, तो इसलिए वो कंडेंस होगा और ऊपर की तरफ लिफ्ट होना प्रारंभ कर देगा। ये एयर पार्सल जैसे जैसे लिफ्ट करेगा, तो एयर के अंदर आपने देखा कि ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में जाते हुए एयर प्रेशर रिड्यूस होता चलेगा, और ये एक्सपांड होगा, और इसका जो एक्सपांशन होगा वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से होगा। अगर आप देखें, और जब ये एक्सपांड हो रहा है तो ठंडा हो रहा है, तो ये किससे हो रहा है? ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के हिसाब से, जो कि करीब 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ती है। तो आधा किलोमीटर की हाइट तक ही पहुंचते पहुंचते इसके जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये एक्सपांड हो रहा है, फैल रहा है, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कम होता चलेगा, ठंडा होगा। तो केवल आधा किलोमीटर की हाइट तक पहुंचते पहुंचते इसका टेम्परेचर 5 से 15 डिग्री तक कम हो जाता है। 1 किलोमीटर तक की हाइट पे पहुंचते, 1000 मीटर की हाइट तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा कम हो जाएगा। एयर अभी भी ऊपर की तरफ राइज कर रही है, और राइज करने के साथ साथ ये एक्सपांड भी कर रही है। जब ये एक्सपांड कर रही है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये लगातार ये ठंडी भी होती जा रही है बाय एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हीट ना तो लॉस हो रही है ना ही गेन हो रही है, ठीक है। और ये तब तक चल रहा है जब तक ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते एयर सैचुरेट हो जाती है, और ऐसी स्थिति में कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाता है अगर कोई भी न्यूक्लियस वहां पर प्रेजेंट है तो। और यहां पर अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ये वाटर वेपर कंडेंस होने लगती है, और विजिबल क्लाउड फर्स्ट टाइम आपको दिखाई देगा। ये हाइट जहां पर इस तरह की परिघटना दिखती है 1 किलोमीटर के आसपास का, इसको हम लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल कहते हैं। अभी भी एयर राइज कर रही है,
ठंडी भी होती जा रही है, तो इस कारण वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होते जा रहे हैं और क्लाउड बनता जा रहा है। लेकिन जब कंडेंसेशन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वाटर वेपर से लेटेंट हीट रिलीज हो रही है, जो कि वाटर वेपर में कैद थी। तो इस लेटेंट हीट के रिलीज होने से ऊपर बढ़ता हुआ ये एयर पार्सल अब गर्म होने लगता है। तो यहाँ पर दो तरीके की अपोजिट इफेक्ट्स चल रहे हैं। एक तो अपलिफ्टिंग जो एयर है वो ठंडी हो रही है, क्योंकि ऊपर बढ़ते हुए लगातार एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ एयर में वार्मिंग भी हो रही है, क्योंकि लेटेंट हीट जो कि कंडेंसेशन के दौरान रिलीज हो रही है उसके कारण। दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि एयर राइज कर रही है, क्योंकि आगे हम देखते हैं, क्योंकि यहां पर कूलिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। आगे हम देखते हैं कि ये एयर, क्योंकि यहां कूलिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है तो एयर कंटिन्यू करती है ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होना। क्लाउड है जो अपलिफ्ट हो रहा है, परंतु लेटेंट हीट रिलीज होने के कारण अब इसकी जो कूलिंग है वो स्लो हो गई है। तो ये जो स्लोअर कूलिंग की स्थिति है, तो ये स्लो जो कूलिंग है वो मॉइस्ट एडियाबेटिक लेफ्ट से स्लोली कूल हो रही है। तो ये आपने देखा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ किस तरीके से क्लाउड बन रहा है। तो लो क्लाउड्स जो होते हैं, जो कि कम ऊंचाई पे हैं, वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण अर्थ की कूलिंग होती है। जबकि हाई जो क्लाउड्स हैं, अपर एटमॉस्फेयर में हैं जो क्लाउड्स, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को, जो कि अर्थ से निकल रही हैं, उन लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्सॉर्ब करते हैं, जिसके कारण हीटिंग होती है। तो ये दोनों तरह के क्लाउड्स से काम हो रहा है। लॉन्ग वेव रेडिएशन को भी एब्सॉर्ब करके ये हीटिंग कर रहे हैं और सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके ये कूलिंग भी कर रहे हैं। तो क्लाउड्स जो होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस पार्टिकल या दोनों का मिक्सचर हो सकता है। एयर में ये सस्पेंडेड रहते हैं। जनरली जो ये पार्टिकल हैं, इनका साइज 20 से 50 माइक्रोमीटर के दौरान होता है। आगे हम बात करें कंडेंसेशन न्यूक्लियस के बारे में, हमने बात करी। तो ये कंडेंसेशन न्यूक्लियस क्रिस्टलाइन सॉल्ट भी हो सकता है, टिनी रेसिड्यू हो सकता है, जो समुद्र से ऊपर की तरफ उठती हुई हवा में, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट भी हैं, उनके साथ साथ ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। न्यूक्लियस इसके अलावा डस्ट के रूप में पॉल्यूटेड एयर में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, और जिसके कारण से क्लाउड एंड फॉग का फॉर्मेशन होता है। याद रखिए कि अगर न्यूक्लियस नहीं अवेलेबल है तो क्लाउड के अंदर वाटर सुपर कूल्ड स्थिति में रह सकता है। अगर किसी क्लाउड की हम बात करें जिसमें केवल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, न्यूक्लियस नहीं है, तो वहां तापमान -12 डिग्री तक उसका हो सकता है। जो सबसे कोल्ड रिकॉर्ड किया गया है वो -60 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 12 किलोमीटर की हाइट पर डेवलप हुआ था, और ये कंप्लीटली आइस पार्टिकल का बना हुआ था। तो जब ये क्लाउड बन रहे हैं तो कई प्रकार के क्लाउड फॉर्मेशन आपने देखे होंगे, जैसे परती यानी कि स्ट्रेटिफाइड, सिरस जो कि विप शेप्ड होते हैं, निम्बस जो कि बारिश करते हैं, और क्यूमुलस जो कि ग्लोबुलर शेप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, देखिए स्ट्रेटस आपने जनरली देखा होगा, ये लो क्लाउड लेयर है जो कि पूरी स्काई को कवर करती है। नीचे की तरफ हल्की हल्की सी बादल की पतली सी परत दिखाई देती है। तो ये परती होते हैं स्ट्रेटस टाइप के। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि लो लेवल पर ही और कुछ गोलाकार लेकिन परती से बादल होते हैं, जिनको स्ट्रेटोक्यूमुलस बादल कहते हैं। ये भी लो क्लाउड लेवल पे ही होते हैं। इसके अलावा
अगर हम स्ट्रेटस टाइप के दूसरी बात करें तो लो लेवल पर वो बादल जो अपने साथ पानी लेके आते हैं, मॉइस्चर लेके आते हैं, निम्बो स्ट्रेटस कहलाते हैं। ये थिक होते हैं, फ्लैट होते हैं, लो लेवल पे होते हैं और रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेन क्लाउड होते हैं। लो हाइट पे ही पाए जाने वाले क्लाउड में अगर हम देखें तो क्यूमुलस भी होते हैं। ये जनरली ग्लोबुलर शेप के होते हैं, क्लाउड मास के रूप में होते हैं, छोटे और बड़े पार्सल के रूप में नजर आते हैं और ये सरफेस के नजदीक होते हैं। और जब कभी ये क्यूमुलस टाइप के बादल अपने साथ काफी मात्रा में मॉइस्चर लेके आते हैं तो इनको हम क्यूमुलो निम्बस कहते हैं। ये लो हाइट से लेकर के काफी ऊंचाई तक मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा ऊंचाई पे हम बात करें तो हमें अल्टो स्ट्रेटस यानी कि हाई स्ट्रेटस क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। ये काफी ऊंचाई पे मौजूद होते हैं। और इसी तरह से अल्टो क्यूमुलस, ये ग्लोबुलर शेप के होंगे, राउंडेड होंगे, लेकिन मिडिल लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर में ये मौजूद हैं। तो अल्टो स्ट्रेटस और अल्टो क्यूमुलस ये आपको मिडिल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलेंगे। अगर हम और ऊपर की तरफ जाएं, ट्रोपोस्फियर के अपर साइड की तरफ जाएं, तो जनरली आपको वहां विप शेप्ड ये थिक हाई थिन क्लाउड्स दिखेंगे जो पैची अपीयरेंस इनका होता है, इन्हें सिरस कहते हैं। और परती जो बादल हैं जो बहुत हाई लेवल पे दिखते हैं, उनको जब ये पूरे के पूरे स्काई को कवर करते हैं सिरस टाइप के बादल, तो इनको हम सीरो स्ट्रेटस कहते हैं। इसी तरह से सीरो क्यूमुलस भी होते हैं जब छोटे छोटे राउंड जो बादलों का पूरा स्काई में फैले हुए होते हैं, जो कि अपर ट्रोपोस्फियर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा हवाई जहाज से पीछे की तरफ निकलते हुए कॉन्ट्रेल्स भी देखने को मिलती हैं। ये कंडेंसेशन ट्रेल्स हैं जो कि लाइन शेप्ड क्लाउड्स हैं जो कि एग्जॉस्ट इंजन के एग्जॉस्ट से बनते हैं। इसी के अलावा एकदम ग्राउंड पे आपने फॉग देखा होगा। ये लो लाइन क्लाउड्स हैं जिनमें वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस क्रिस्टल्स हो सकते हैं। ये एयर में सस्पेंडेड रहते हैं एकदम ग्राउंड के नजदीक। ये फॉग हाईली इन्फ्लुएंस होता है नियर बाई वाटर बॉडी से, वहां की टोपोग्राफी से एंड विंड कंडीशन से। देखिए, जब कभी वार्म एयर ठंडी एयर के ऊपर चढ़ती है, जैसा कि आपने फ्रंट में देखा, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये जो अपने साथ में देखिए, जब वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ रही है तो सबसे पहले वो मॉइस्चर लेके आ रही है जो कि कंडेंस हो रहा है करीब 1 किलोमीटर की हाइट पर, और ये बना रही है निम्बो स्ट्रेटस टाइप के क्लाउड। और ये निम्बो स्ट्रेटस टाइप के क्लाउड यहाँ इस क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश कर रहे हैं। जब ये ऊंचाई पे चढ़ती जाती है तो अब क्लाउड अल्टो स्ट्रेटस टाइप का हो जाता है। ये जनरली बारिश नहीं करते हैं। इसके अलावा इसके और ऊपर उठते उठते आपने देखा होगा कि ये बहुत पतले पैची टाइप का अपीयरेंस शो करते, जिसे सीरो स्ट्रेटस कहते हैं। और उसके बाद और उठते हुए ये सिरस शेप के क्लाउड रह जाते हैं जहां काफी दूरी पर छोटे छोटे पैचेस दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये अपर हाइट के हिसाब से क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है जब एयर ऊपर की तरफ उठती है, राइज करती है। तो अब ये जो क्लाउड है उसमें रेन कैसे फॉर्म होता है, बूंदे कैसे बनती हैं। तो अगर आप वार्म क्लाउड्स की बात करें जिनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट के रूप में गिरेगा, तो यहाँ एयर राइज करती है, सैचुरेटेड एयर राइज करती है, तो वो ठंडी होती चलती है और ड्यू पॉइंट पर आने के बाद वो कंडेंस होने लगती है, जिसके कारण वाटर की ड्रॉपलेट्स बनने लगती हैं जो शुरुआत में काफी छोटी 100 माइक्रोमीटर के आसपास होती हैं। आगे जैसे जैसे कंडेंसेशन बढ़ता है ये ड्रॉप्स भी ग्रो करती हैं और 50 से 100 माइक्रोमीटर के बीच की हो जाती हैं। जब ये अपड्राफ्ट हो रहा है, क्लाउड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो अगेन ड्रॉप्स और ज्यादा एक दूसरे से कोलाइड करती हैं और काफी बड़े साइज की हो जाती हैं, 1000 माइक्रोमीटर तक की, यानी कि 0.1 इंच तक की हो सकती हैं। और ये ड्रॉपलेट अब एयर के साथ में आप यहां देखते हैं अपड्राफ्ट और ग्रेविटी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स लग रही हैं।
तो अभी तक आपने देखा कि अपड्राफ्ट की फोर्स ज्यादा लग रही है और ग्रेविटी उसके तुलना में कम पड़ रही है वाटर ड्रॉपलेट के लिए, लेकिन यहां पर आने पर, इस स्थिति में आने पर अब ग्रेविटी ज्यादा हो रही है, फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही है, जिसके कारण से अब ये ड्रॉप, क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो अब यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है और इसके कारण से अब ये ड्रॉप्स जो कि साइज में काफी ग्रो कर चुकी हैं, इनकी अब अपवर्ड फोर्स नहीं लग पाती, ओवरकम हो जाती है और ये नीचे की तरफ ड्रॉप होने लगती है। तो ये लार्ज ड्रॉप्स जो कि करीब 5000 माइक्रोमीटर की हो जाती हैं, ये नीचे की तरफ ड्रॉप करने लगती हैं और जब ये गिरती हैं तो अनस्टेबल हो जाती है और छोटी बूंदों के बीच में टूट जाती हैं और नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। इसी तरह जब कभी समुद्र की तरफ से गर्म हवा किसी पहाड़ पर चढ़ने लगती है, जब एयर पार्सल मूव करता है किसी लार्ज ओशन से, तो ये गर्म होता है और ये पहाड़ पर चढ़ने लगता है, जब राइज करने लगता है तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस के जरिए ठंडा होने लगता है और तापमान इसका गिरने लगेगा। तो जब तापमान गिरता है तो निश्चित तौर पे कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाएगा और ये आपको ध्यान है कि अल्टीमेटली पहले तो आपने ध्यान दिया होगा ड्राई एडियाबेटिक रेट से कूल होगा, उसके बाद मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट से ये कूल होगा और अल्टीमेटली प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब ये पहाड़ के ऊपर पहुंचता है और नीचे की तरफ मूव करने लगता है एयर पार्सल, तो आपने जैसा कि ध्यान दिया प्रिसिपिटेशन हो चुका है ज्यादातर, और अब इसके बाद में जब ये नीचे की तरफ डिसेंड करेगा, अभी जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तो एक्सपांड हो रहा था, अब नीचे की तरफ डिसेंड करेगा तो ऑब्वियसली ये कंप्रेस होगा और जब कंप्रेस हो गया तो एडियाबेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से ये गर्म होने लगेगा और जब ये एयर पार्सल गर्म होने लगेगा तो अपने साथ मौजूद वाटर या आइस ड्रॉपलेट का इसके अंदर इवेपोरेशन हो जाएगा या सब्लिमेशन हो जाएगा, जिसके कारण से अब यहाँ पर विजिबल क्लाउड नहीं दिखाई देगा और एयर क्लियर हो जाएगी। और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ ड्रॉप होगा तो ऑब्वियसली ड्राई एडियाबेटिक रेट से और ज्यादा वार्म होता रहेगा और जब ये बेस पे पहुंचेगा तो अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी क्लाउड नजर नहीं आ रहा और ये टोटली वार्म हो चुका है, ड्राई है, और जब ये ड्राई है तो अपने साथ में तो ये जो हवा नीचे की तरफ आई है ये ठंडी है और ठंडी होने के साथ में ये ड्राई है। तो आपने जो चिनूक में देखा था, लोकल विंड चिनूक में देखा था, वहां ऐसा ही होता है। तो ऑलवेज इस तरह की स्थिति में लीवर्ड साइड होती है और रेन शेडो इफेक्ट देखने को मिलता है। हमारे यहाँ भी वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में इसी तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो इस तरह की प्रोसेसेस हैं ये हमारे बायोजियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरीके से डिफाइन करती हैं, शेप करती हैं। आपने देखा कि जो डेजर्ट का, ग्रासलैंड्स का, डेसिडुअस फॉरेस्ट का, रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये काफी कुछ इन्हीं के हिसाब से, जो हमने डिफरेंट सेल्स देखी उन्हीं के हिसाब से ये आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब कुछ जो चीजें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन के अलावा टेम्परेचर, आपको जिनके हमने 2-3 वीडियोस में ये सारी बात शेयर की है, तो इनसे ये पूरा का पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जो हमारी पूरी बायोडायवर्सिटी को शेप करता है। थैंक्स।